हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एकाग्रा क्लासेस में। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं सेट का एक्सरसाइज 1.3, ठीक, और जिसमें है उप समुच्चय। तो उप समुच्चय क्या होता है? अभी हम लोग एक्सरसाइज में सेट के एक्सरसाइज में हम लोग पढ़े हैं सेट क्या होता है, सेट के प्रकार पढ़ लिए हैं। तो उप समुच्चय में आते हैं। तो उप समुच्चय क्या होता है? उप समुच्चय की जनरल भाषा में कहा जाए कि आपके कक्षा के उन सभी विद्यार्थियों का समुच्चय एक हो और आपके विद्यालय के विद्यार्थियों का समुच्चय। तो इससे क्या दिखाई दे रहा है कि आप भी उसी विद्यालय के एक पार्ट हैं। आपकी कक्षा के जितने भी विद्यार्थी होंगे उस विद्यालय का एक पार्ट होगा कि नहीं। तो हम कह सकते हैं कि उप समुच्चय क्या है? उप समुच्चय क्या है? समुच्चय का एक पार्ट है। समुच्चय का क्या है? का एक पार्ट है, ठीक। समुच्चय का क्या है? एक पार्ट है। पार्ट होने का मतलब क्या हुआ कि अब देखिए, एक पार्ट ऐसा कि कोई सेट ए हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, और कोई सेट बी हो, उसे कह सकते हैं 2 4 6 8 10। ये तो क्या सेट ए का एक पार्ट बी नहीं है? सेट ए का एक पार्ट ही तो है बी। तो हम इसी को कहते हैं, बी जो है हमारे पास मिला वो बी क्या है? उप समुच्चय। क्या है? उप समुच्चय है। बी क्या है? उप समुच्चय। किसका? ए का, ठीक है। इसी को कहते हैं हम लोग उप समुच्चय। समझा कि नहीं? कि बी समुच्चय का एक पार्ट होता है। बी क्या होता है? उप समुच्चय क्या होता है? समुच्चय का एक पार्ट होता है। जैसे कोई सेट ए दिया गया है, उसी समुच्चय में एक दूसरा समुच्चय ले लेते हैं बी, तो देख रहे हैं कि बी क्या है? इसी समुच्चय ए का एक पार्ट है कि नहीं? एक पार्ट निकल के आया है और देख रहे हैं इसमें सारे एलिमेंट इससे मैच कर रहे हैं। इसके सभी एलिमेंट ए में प्रेजेंट है, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि बी क्या है? समुच्चय ए का उप समुच्चय है, ठीक। और इसे पढ़ते क्या है? बी उप समुच्चय ए, ठीक। तो चलिए इसका परिभाषा हम लोग देखते हैं कि परिभाषा होगा क्या। तो परिभाषा समझते हैं इसको। तो देखते हैं कि इसका परिभाषा क्या होता है और इसे किस प्रकार निरूपित किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि परिभाषा क्या होता है। कि ऐसा दो सेट, ऐसा दो समुच्चय ए और बी, ऐसा दो समुच्चय ए और बी हो, ठीक। ऐसा दो समुच्चय ए और बी हो। कैसा हो? ऐसा हो कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में होने चाहिए, ठीक। कैसा समुच्चय? दो समुच्चय कैसे होने चाहिए? कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में होने चाहिए, ठीक है। और इसे हम कहते हैं इसे समुच्चय ए उप समुच्चय बी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? समुच्चय ए सबसेट बी। मीन्स समुच्चय ए क्या है? समुच्चय ए उप समुच्चय है, उप समुच्चय
है बी का। ठीक, समुच्चय ए जो है उप समुच्चय है समुच्चय बी का। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। तो जैसे एग्जाम्पल आप लोगों को बताया गया था कि मान लें कि कोई सेट ए दे दिया जाए, ए ई आई ओ यू, ठीक, और समुच्चय बी दे दिया जाए ए बी सी डी वाई जेड। ठीक, ए बी सी डी से लेकर वाई और जेड तक दे दिया गया है। तो देख रहे हैं कि ए के प्रत्येक अवयव समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में होने चाहिए। तो क्या इसके प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में नहीं है? है ना। तो जब हैं तो हम कह सकते हैं कि ए क्या होगा, सबसेट बी है। ठीक, बात समझ आई कि नहीं? क्लियर है ना। चलिए, इसके बाद कुछ पॉइंट है जिन्हें हमें जानना जरूरी है समुच्चय के विषय, उप समुच्चय के विषय में। तो इतना समझ में आया तो नोट करिए। पॉइंट फर्स्ट क्या कहता है कि प्रत्येक समुच्चय का जो, चलिए, रिक्त समुच्चय, जो रिक्त समुच्चय होता है प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। क्या होता है? उप समुच्चय होता है। ठीक है, जो रिक्त समुच्चय होता है वो प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है? उप समुच्चय होता है। ठीक है, जैसे अगर बात की जाए कि कोई सेट ए है 1 2 3 और कोई सेट बी है, वो क्या है? 5 है। तो क्या बी के प्रत्येक अवयव ए में नहीं है? इसमें क्या 5 नहीं हो सकता है? हो सकता है ना। तो कह सकते हैं कि बी क्या है? सबसेट है ए का। ठीक है, बात समझ आई? क्लियर है। ऐसे ही दूसरा अगर पॉइंट की बात की जाए, दूसरे पॉइंट की, तो दूसरा पॉइंट कहता है, क्या कहता है कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होते हैं। ठीक, कहने का मतलब कि जितने भी समुच्चय होते हैं स्वयं के लिए उप समुच्चय का कार्य करते हैं। ठीक है, इसके लिए एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं कि कोई सेट ए दे दिया जाए 1 2 3, तो एक सेट और ए बना लिया जाए, वहीं सेट ए को लिखा जाए तो 1 2 3, तो कह नहीं सकते हैं कि ए सबसेट है ए का। क्या ए के प्रत्येक अवयव ए में नहीं है कि नहीं? तो जब प्रत्येक अवयव तो सबसेट तो बनेगा ही। बात समझ आई? तो इतनी बातें क्लियर है। चलिए देखते हैं तीसरा पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट कहता है कि n अवयव वाले समुच्चय में उप समुच्चय की संख्या कितनी होगी? ठीक, उप समुच्चय की संख्या कितनी होगी? तो उप समुच्चय की संख्या कितनी बन सकती है? अब उप समुच्चय बनते कैसे हैं ये भी तो पता होना चाहिए कि उप समुच्चय होते हैं, बनेंगे क्या, कैसे दिखाई देते हैं। तो चलिए इसकी संख्या निकालने के लिए हम एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। यही एग्जाम्पल जो सेट ए दिया गया है। ठीक, तो ए एग्जाम्पल जो दिया गया है, इसके उप समुच्चय हम अगर बनाना चाहें तो उप समुच्चय क्या क्या बन सकता है? अभी तो यही पढ़े, पहला ही कह रहा है कि प्रत्येक समुच्चय का जो रिक्त समुच्चय होता है प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है? उप समुच्चय। तो एक तो समुच्चय ये बन गया।
बनेगा। और एक क्या बनेगा, एक के लिए बनेगा, एक क्या बनेगा, दो के लिए बनेगा, तीन के लिए बना, एक और दो के लिए बना, एक और तीन के लिए बना, एक और तीन हो गया, दो और तीन हो गया, एक दो तीन, काउंट करिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। मीन्स अगर उसमें अवयवों की संख्या जितनी है, देखिए एक दो तीन अवयव हैं तो कुल कितने बने, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। मीन्स जितने भी अवयव होते हैं उसे क्या कहते हैं, 2 के पावर n द्वारा हम लोग निकालते हैं कि उपसमुच्चयों की संख्या कैसे निकालेंगे। ये सभी, ये जितने भी बने हैं देख लीजिए, जितने भी बने हैं क्या वो समुच्चय A के उपसमुच्चय नहीं है। नहीं लिख सकते हैं हम लोग कि A उपसमुच्चय है एक दो तीन का, कह सकते हैं कि नहीं। ये मान लेते हैं कोई B है तो B A का उपसमुच्चय है कि नहीं, है ना। कोई भी ले लीजिए, यहाँ देख लेते हैं कि एक और दो, एक और दो ले लें तो ये भी क्या है, एक दो तीन के उपसमुच्चय नहीं। मान लेते हैं कोई C है तो उपसमुच्चय A का उपसमुच्चय है कि नहीं। तो इस प्रकार जितने भी समुच्चय यहाँ दिखाई दे रहे हैं ये सभी क्या है, प्रत्येक जो समुच्चय है यहाँ पर A का क्या है, उप समुच्चय है। और ये प्रत्येक जो समुच्चय बने हैं उसे निकालने के लिए जितने अवयव उस समुच्चय में होते हैं, जो A में जितने भी अवयव होते हैं उसके उप समुच्चयों की संख्या निकालनी हो तो 2 के पावर n, 2 के पावर n मीन्स 2 के पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, 2 के पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हैं। चलिए इसके बाद बात आती है कि यदि कोई सेट A है जो उप समुच्चय है B का, ठीक, यदि कोई सेट A है जो उप समुच्चय है B का और B क्या है, उप समुच्चय है A का, तो इस कंडीशन पर क्या समझ में आ रहा है कि इस कंडीशन पर क्या A इक्वल टू B नहीं हो सकता है, हो सकता है कि नहीं। A के प्रत्येक अवयव B में है, A के जो उपसमुच्चय की परिभाषा तो यही कहता है कि A के प्रत्येक अवयव B में होने चाहिए, तो A के प्रत्येक अवयव B में है और यहाँ भी कह रहा है कि B के प्रत्येक अवयव A में है। मीन्स दोनों A और B आपस में क्या हैं, बराबर हैं, ठीक है, बराबर होंगे। यदि यही कंडीशन कहता कि यदि A सबसेट है B का तथा B सबसेट है D का, तो A सबसेट ऑफ D भी होगा, ठीक है। यदि A B का उपसमुच्चय है, A B का उपसमुच्चय है और B भी क्या है, D का उपसमुच्चय है, तो A D का भी उपसमुच्चय होगा, ठीक है। क्लियर इतनी बातें। चलिए अब इसके बाद देखते हैं कि उपसमुच्चय को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उपसमुच्चय को दिखाते कैसे हैं। यदि A उपसमुच्चय है B का तो इसे निरूपण फॉर्म में, निर्माण फॉर्म में हम लिखेंगे कैसे, तो कहेंगे कि A उपसमुच्चय है B का, A उपसमुच्चय है B का, देयरफॉर क्या हो सकता है कि जो X एलिमेंट होगा बिलोंग करेगा A से, विच इम्प्लाइज देन X बिलोंग टू B से भी करना चाहिए, क्योंकि A के प्रत्येक अवयव B में होने चाहिए। अगर ये कंडीशन, ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसे आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अगर आ रहा है तो क्लियर है कि X क्या है, जो A के अवयव है वो B में भी दिखाई दे रहा है, तो हम कह सकते हैं कि A क्या है, सबसेट है B का, A सबसेट B का है, ठीक है, A उपसमुच्चय B, ठीक। इतनी बातें क्लियर हैं। अगर समझ में आया तो नोट कर लीजिएगा। चलिए इसी में एक नाम आता है आप लोगों को, एनसीईआरटी में थोड़ा सा उसका चर्चा हुआ है कि उचित उपसमुच्चय क्या है,
उचित उप समुच्चय, ठीक, जिसे कहते हैं प्रॉपर सबसेट। ठीक, उचित उपसमुच्चय क्या होता है? ये भी एक प्रकार का सबसेट ही होता है। ये भी क्या होता है? एक प्रकार का सबसेट, मीन्स उपसमुच्चय ही होता है। बस कंडीशन क्या होता है कि इसमें ऐसे दो समुच्चय, ऐसे दो समुच्चय जिनके ए के प्रत्येक अवयव बी में हो, लेकिन बी के कम से कम एक अवयव ए में नहीं होना चाहिए। मतलब समझिए कि कह रहा है कि ए के प्रत्येक अवयव तो बी में हो, ठीक है, ए के प्रत्येक अवयव बी में तो हो, लेकिन बी के कम से कम एक अवयव बी में नहीं होने चाहिए। अगर बी में नहीं होने चाहिए, होने का मतलब क्या हुआ कि ए नॉट इक्वल टू बी होगा कि नहीं? ए के प्रत्येक अवयव तो होंगे, लेकिन बी के कम से कम एक अवयव ऐसा होगा जो बी में ए में नहीं होगा, तो ए बराबर बी नहीं होगा। जब ए बराबर बी नहीं होगा तो हम कहते हैं कि ए क्या है? प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अब कहेंगे कि सर अभी आपने सबसेट भी तो यही बताया रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, और यहाँ भी यही रिप्रेजेंटेशन है, तो दोनों का रिप्रेजेंटेशन एनसीईआरटी जो है सेम बताया है। ठीक, लेकिन अदर बुक में जैसे हरस्वरूप शर्मा की बुक उठाकर देखेंगे तो उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है? सबसेट के लिए यहाँ पर एक अंडरलाइन दिया गया है और यहाँ पर अंडरलाइन नहीं दिया गया है। ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं? इसमें कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है हम लोगों को, बस इतना ही जानना है कि अगर दोनों सेट के अवयव बराबर नहीं है तो उसे उचित उपसमुच्चय भी हम कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है अगर सभी क्या उपसमुच्चय होंगे, जब बराबर प्रत्येक अवयव उसमें शामिल नहीं है तब उसे क्या कहेंगे? जैसे देखते हैं कि एग्जाम्पल द्वारा कि इसे हटा देते हैं। ठीक, तो जैसे एक एग्जाम्पल ले लिया जाए कि कोई सेट ए है, 1 3 5 7 9 11 13, ठीक, और कोई सेट बी दे दिया जाए 1 2 3 4 6 12 15, ठीक, ये दे दिया गया है। तो क्या ए के प्रत्येक अवयव बी में है? देखिए ध्यान से देखिएगा, ए के प्रत्येक अवयव बी में है, तो ऐसा नहीं है तो इसे कहेंगे क्या कि क्या ए सबसेट ऑफ बी है? ए सबसेट ऑफ बी है तो नॉट इक्वल। ठीक, ए सबसेट ए उपसमुच्चय बी का नहीं है, मतलब ए के प्रत्येक अवयव बी में न हो। ठीक, ए के प्रत्येक अवयव बी में न हो तो हम ए सबसेट बी नहीं है, ये क्या कर सकते हैं इसको? ए उपसमुच्चय बी का नहीं है। ठीक है, बात समझ आई कि नहीं? कोई भी एक अवयव ऐसा भी हो जिसमें ए के बी में न हो तो उसे हम कहेंगे कि ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं? चलिए एक एग्जाम्पल द्वारा हम इसको समझते हैं कि कौन सा सबसेट है, कौन सा सबसेट नहीं है। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या दिया कर रहा है कि कोई सेट ए है, कोई सेट दिया गया है जिसमें एलिमेंट है ए और बी, और इसमें एलिमेंट है बी सी ए, तो क्या ये दोनों आपस में सबसेट है या सबसेट नहीं है? मीन्स उपसमुच्चय, ये आपस में उपसमुच्चय हैं या उपसमुच्चय नहीं, ये सेट इस सेट का
उपसमुच्चय है या नहीं, ये बताना है। तो देखिए इसके प्रत्येक अवयव इसमें हैं, अगर हैं तो ये क्या है, उपसमुच्चय है। ठीक है, अगर यहाँ देखें दूसरे की तो ए ई सेट जो ये दिखाई दे रहा है उसमें क्या है, ए और ई है एलिमेंट। यहाँ पर क्या कह रहा है कि यक्स क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर में सेट क्या बन सकता है बताइए, ए बन सकता है, ई बन सकता है, आई बन सकता है, ओ और यू। तो इसमें भी तो ए ई दिखाई दे रहा है जो यहाँ पर है, तो ये भी क्या है, सबसेट है। ठीक, 1 2 3 1 2 3 1 3 5, तो ए के प्रत्येक अवयव बी में नहीं है। जब ए के प्रत्येक अवयव बी में नहीं है तो ये क्या है, सबसेट, नॉट सबसेट। ठीक है, मीन्स उपसमुच्चय नहीं है। ए बी सी डी मीन्स यहाँ पर तो ए दिखाई दे रहा है, तो ये भी क्या है, सबसेट है। ठीक, अब बताइए कि फाइव दिया गया है, ये क्या 1 2 3 4 का सबसेट है, तो कहेंगे हाँ, क्योंकि हम जानते हैं कि फाइव जो होता है, जो रिक्त समुच्चय होता है, वो प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं तो नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, तो देखते हैं कि अगला हेडिंग हमको पढ़ना है समुच्चयों का समुच्चय। समुच्चयों का समुच्चय होने का मतलब क्या हुआ कि ऐसा समुच्चय जिनके अवयव भी क्या हो, एक समुच्चय हो। ऐसा समुच्चय जिसके अवयव भी समुच्चय हो। तो ऐसा कौन सा समुच्चय होता है जिसके अवयव भी समुच्चय होते हैं, तो होते हैं, आप देखेंगे। ठीक, तो कैसा समुच्चय होगा कि अगर कोई समुच्चय ए है, उसमें दे दिया जाए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, तो जो इसके अवयव दिखाई दे रहे हैं, इसके ये जो सेट ए है, इसके अवयव क्या है, तो अवयव दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है, 2 3 4 5 6 7। तो ये सब क्या है, ये सेट ए के अवयव है, लेकिन ये स्वयं में क्या है, एक सेट है। ये स्वयं में भी क्या है, एक प्रकार का सेट है। तो सेट के अंदर अगर सेट दिखाई दे रहा है, सेट के अंदर भी सेट दिखाई दे रहा है, तो उसी को हम कहते हैं सेट, समुच्चयों का समुच्चय। ठीक है, ये जानना जरूरी था क्योंकि इसके बाद हमको पढ़ना है घात समुच्चय, तभी हम जान पाएंगे घात समुच्चय क्या होता है। ठीक है, तो इतनी बातें समझ में आएगी नहीं कि समुच्चयों का समुच्चय क्या होता है, कि ऐसा समुच्चय जिसके अवयव भी एक समुच्चय हो, अवयव खुद समुच्चय हो। तो यहाँ देख रहे हैं कि कोई सेट ए है जिसके अवयव सेट बनाया गया है, इसके अवयव जब अलग अलग देखें तो सेट एक, सेट सेट सेट, ये सभी क्या है, एक प्रकार का सेट ही तो है। जब सेट है तो हम कह सकते हैं कि क्या है, ये समुच्चयों का समुच्चय है। बात समझ आए कि नहीं? अगर समझ में आई है तो नोट करिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं आगे, घात समुच्चय पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जानना जरूरी था इसलिए हमने आपको बता दिया, बुक में ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ते हैं घात समुच्चय। घात समुच्चय क्या होता है? ऐसे कोई समुच्चय ए है, ऐसा कोई समुच्चय ए है, ठीक, 1 2 3 कोई समुच्चय ए है। तो अगर हम कहें कि इसका उप समुच्चय बताइए क्या होगा, उप समुच्चय। तो आप कहेंगे एक तो फाइव होगा, ठीक, एक तो फाइव होगा, एक क्या होगा, 1 2 3 एक और 2 2 और 3 एक और
3, 1 2 3। ठीक, तो ये आप कहेंगे कि इसके उप समुच्चय दिए गए हैं। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना, तो 8 होने चाहिए। तो ये जो उप समुच्चय मिला है, ठीक, जो ये उप समुच्चय मिला है, यदि इसी को हम अगर मझले ब्रैकेट में लिख दें, 5 1 2 3 1 और 2 1 और 3 2 और 3 1 2 3, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस प्रकार लिखा जाए तो ये जो सेट ए है, जो ये सेट समुच्चय ए है, ये समुच्चय जो बना नया समुच्चय हम लोगों को जो दिखाई दे रहा है, उसी को कहते हैं घात समुच्चय। ठीक, अब इसका डिफिनीशन की बात की जाए तो डिफिनीशन क्या हो जाएगा कि यदि कोई दिया हुआ समुच्चय ए के उप समुच्चयों को समुच्चय के रूप में रिप्रेजेंट करना, दिखाना ही घात समुच्चय कहलाता है। बात समझ आएगी नहीं, कि कोई समुच्चय ए है, कोई समुच्चय ए दिया गया है, उसके सभी उप समुच्चयों को एक समुच्चय के रूप में लिखना ही घात समुच्चय होता है। ठीक है, और इसे हम लोग इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, पी ए द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, समझ में आएगी नहीं बात, कि उप समुच्चय क्या, घात समुच्चय क्या हो जाएगा, कोई किसी समुच्चय ए, कोई समुच्चय ए है, उसके उप समुच्चयों को मझले ब्रैकेट मीन्स समुच्चय के रूप में लिखना है, उसके उप समुच्चय को समुच्चय के रूप में लिखना ही क्या होता है, घात समुच्चय होता है। ठीक है, बात समझ में आई, तो नोट कर लीजिए। चलिए एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं पुनः, कि यदि ए कोई सेट दिया गया है 0 2 और 3 का क्या निकालना है, घात समुच्चय निकालना है। तो घात समुच्चय अभी हम बताए थे कि इसके क्या लिखें हम, पहले उप समुच्चय लिखें। उप समुच्चय लिखे तो क्या होगा, 1 और 2 दिया गया है, कितने दिए गए, 2 एलिमेंट थे, और घात समुच्चय की संख्या निकालने के लिए बताए थे 2 के पावर n, तो 2 के पावर 2 बराबर 4। 4 हमें बनने चाहिए, तो 4 बनाइए। पहले हम उप समुच्चय बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, उप समुच्चय। देखिए अगर उप समुच्चय बना लें तो बस उसी को कर्ली ब्रैकेट लगा दीजिए, आंसर उप समुच्चय घात समुच्चय लिख देंगे। तो उप समुच्चय पहले तो हम 5 लिख दें। ठीक है, पहले आँख मूंद कर, अगर उप समुच्चय पूछा जाए या तो घात समुच्चय पूछा जाए तो आँख मूंद कर पहले हम 5 लिखते हैं। तो पहले 5 हो गया, 1 हो गया। ठीक, उसके बाद 0, उसके बाद 2 और 3, एक ही एलिमेंट है ना, एक एलिमेंट है तो एक साथ लिखेंगे। ठीक, उसके बाद क्या लिखेंगे, 0 2 3। ठीक है, ये उप समुच्चय बन गए, बन गए कि नहीं। और अब इसी को घात के रूप में लिखना है, घात समुच्चय लिखना है, तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा, 5 0 2 3 0 2 3, ये क्या हुआ, हमारा घात समुच्चय हो गया। ठीक है, बात समझ आए कि नहीं, क्लियर है। तो एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल हम लोग, क्या है, कह रहा है एग्जाम्पल में कि यदि कोई सेट ए है जो क्या है, रिक्त समुच्चय है। 5 से क्या पता चला, ये रिक्त समुच्चय है। तो आपसे कह रहा है पावर ऑफ ए, पावर ऑफ पावर का ए ज्ञात करना है, पावर ऑफ ए का मान ज्ञात करना है। तो पहले हम ज्ञात कर लें पावर ऑफ ए, घात समुच्चय ज्ञात करें ए का। तो क्या है, रिक्त समुच्चय है तो 5 होगा कि नहीं, इसी को तो बस सेट में लिखना था। ठीक, अब क्या निकालना है, पी ऑफ ए। ठीक, अब देखिए 1 है तो हमें कितने बनने चाहिए, 2 के पावर 1 बराबर 2 बनना चाहिए। तो 2 क्या बनेगा, एक तो बनेगा 5 और एक क्या बनेगा, 5 का सेट। ठीक, एक तो 5 होगा, एक 5 का सेट भी तो बनेगा। आगे चलते हैं, पी ऑफ
ए। ठीक, अब देखिए इसमें कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, तो 2 होंगे तो कितना बनना चाहिए था बताइए, 4 बनना चाहिए ना। जब 4 बनेगा तो पहले क्या बनेगा, 5 ये बना, दूसरी बार ये बनना चाहिए। ठीक, तीसरी बार क्या बनेगा, सॉरी, एक तो पहले 5 बनेगा, एक 5 खुद बन गया, एक ये बन गया, और एक क्या बनेगा 5 5। ठीक है, तो पहले क्या होगा, इन दो एलिमेंटों का एक 5 होगा, फिर पहला एलिमेंट सेट के साथ होगा, दूसरा एलिमेंट सेट के साथ होगा, इन 2 एलिमेंट सेट के साथ होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या घात समुच्चय निकालते हैं। इतनी बातें क्लियर हैं तो नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अगला टॉपिक है कि समुच्चय का अंतराल। समुच्चय का अंतराल। अब समुच्चय का अंतराल क्या होता है, समुच्चय का अंतराल होने का मतलब कि अगर अंतराल के रूप में कोई वैल्यू दिया गया है तो हम क्या लिखेंगे। तो पहले तो अंतराल जान लीजिए कि अंतराल क्या होता है, अंतराल कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसे कि अगर a to b लिखा गया है, a to b लिखा गया है, तो ये बताता है कि a और b के बीच के वह सभी अवयव, a और b के बीच के उन सभी अवयव को हम शामिल करते हैं। ठीक है, मीन्स इसके बीच में जितने भी संख्या होंगे, अगर हमसे कहा जाए कि 2 और 7, ठीक, तो अगर हमें लिखना है संख्या, इनके बीच की संख्या हमेशा लिखी जाती है, तो क्या लिखेंगे 3 4 5 6। ठीक, ये सब संख्या हम लिखते हैं। ठीक, तो इसी प्रकार से अंतराल को हम लोग व्यक्त करते हैं। तो समुच्चय में क्या होगा अंतराल, तो समुच्चय में अंतराल क्या होता है कि समुच्चय में कि यदि a, b और इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, खुला अंतराल। क्या कहते हैं, खुला अंतराल। ठीक, खुला अंतराल। तो खुला अंतराल होता है, तो खुले अंतराल का मतलब क्या होगा कि कोई सेट A होगा, कोई सेट A होगा जो X से बिलोंग करेगा, और X डिपेंड किस पे करेगा कि X का वैल्यू हमेशा क्या होगा, 1 से बड़ा होगा और B से छोटा होगा। ठीक है, इस प्रकार के खुले अंतराल का सेट अगर बनता है तो कैसे बनेगा कि 1 से बड़ा और b से छोटा होगा। बात समझिए है कि नहीं, क्लियर है। मीन्स अंतराल होने का मतलब अगर हम कहें कोई सेट देखा जाए, तो अगर दे दिया जाए अंतराल 0 to 100, ठीक, 0 to 100, तो हम कहेंगे क्या कि कोई सेट A है X सच दैट 0 से बड़ा और 100 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, 0 से बड़ा और 100 से छोटा, तो बनेगा क्या 1 2 3 to 100। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ओपन इंटरवल को हम सेट के रूप में प्रेजेंट करते हैं, किसको, खुले अंतराल को। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा अंतराल आता है यदि, ये छोटे ब्रैकेट में था, ये बड़े ब्रैकेट में A से B। ठीक, तो इसे कहते हैं, इसे खुला कहते हैं और इसे बंद अंतराल। क्या कहते हैं, इसे बंद अंतराल। बंद अंतराल का मतलब क्या होता है कि कोई सेट X है, कोई सेट X है, तो X कैसा होगा, 1 से बड़ा या बराबर, A से बड़ा या बराबर होगा और B से छोटा या बराबर होगा। कहने का मतलब बंद अंतराल में जो अंतराल दिया होता वो भी उसमें शामिल, उस सेट में शामिल होने चाहिए। ठीक है, शामिल है कि नहीं, A से बड़ा या बराबर है, बराबर है कि नहीं, तो बराबर है तो A भी शामिल होगा, B भी बराबर है तो B भी शामिल होगा। ठीक है, इसके बाद तीसरा अंतराल आता है
कि यदि एक साइड से खुला हो और एक साइड से क्या हो, बंद हो, मीन्स खुला अंतराल ए और बंद अंतराल बी हो, तो इसे कुछ नाम तो नहीं दिया जाता है, बस कहते हैं कि एक साइड से खुला हो और एक साइड से बंद हो, तो सेट जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए से बड़ा, सॉरी एक्स सच दैट एक्स क्या होगा, ए से बड़ा होगा और बी के बराबर या उससे छोटा होगा। बात समझिए कि ए से बड़ा होगा और बी से छोटा या बराबर होगा। ये इस प्रकार का जब इंडिकेशन दिया जाए कि एक तरफ से खुला हो और एक तरफ से बंद हो। और चौथे और आखिरी अंतराल जो मिलता है हम लोगों को जिस प्रकार का, उससे कहते क्या है, एक साइड से क्या हो, बंद हो और दूसरे साइड से क्या हो, खुला हो। ठीक, एक साइड से क्या है, बंद है और दूसरे साइड से क्या है, खुला है, तो उसे सेट के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यक्स यक्स क्या हो जाएगा कि ए क्या हो, एक्स कैसा हो, ए से बड़ा हो या बराबर हो, बट बी से क्या हो, हमेशा छोटा होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो अंतराल दिए होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये अंतराल बहुत ज़रूरी है जानना कि कितने प्रकार से अंतराल हमको दिए जाते हैं। 4 प्रकार के अंतराल दिए जाते हैं। पहला कैसा अंतराल है, खुला अंतराल है। दूसरा, खुले अंतराल में क्या होता है, मझला छोटा ब्रैकेट होता है, उसमें जो अंतराल दिया होता है उस अंतराल को हम शामिल नहीं करते हैं, उसके बीच के नंबरों को हम शामिल करते हैं सेट में। और यदि बंद अंतराल दिया गया है तो जो 2 अंतराल हमको दिखाई देते हैं उनके बीच के तो नंबर लेते हैं, साथ ही साथ वो दोनों नंबर भी शामिल होते हैं। ठीक, उसके बाद तीसरा अंतराल होता है एक साइड से खुला और दूसरे साइड से बंद। तो जो खुला होता है उसको छोड़ देते हैं, जो बंद होता है उसको शामिल कर लेते हैं। एक साइड, चौथा क्या है, यदि एक साइड से क्या हो, बंद हो और दूसरे साइड से क्या हो, खुला हो, तो जिस साइड से बंद होगा उस एलिमेंट को शामिल करेंगे, जिस साइड से खुला होगा उसे क्या करेंगे, छोड़ देते हैं। ठीक है, अंतराल समझ में आया, अंतराल समुच्चय का। तो नोट कर लीजिए, ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, चलिए अगले सेट की बात की जाए तो अगला सेट क्या है, समष्टि समुच्चय या तो यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होगा कि अभी तक जितने भी आप सेट पढ़े हैं वो सभी सेट जो किसी यू सेट का उप समुच्चय हो, जितने भी आप अभी तक सेट जानते हैं या जो सेट पढ़े हैं या जो सेट बना सकते हैं वो सभी एक यू का उप समुच्चय हो। तो जो उप समुच्चय, जिसका उप समुच्चय होगा, इसी यू को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट। इसका डिफिनीशन तो छोड़िए, डिफिनीशन को लिखने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। क्या होता है, बस ये जानिए कि कोई सेट यू है, ठीक है, कोई सेट U है, इसमें वे सारे सेट शामिल होंगे, सारे सेट के एलिमेंट शामिल होंगे, जिससे बाकी सभी U A का उपसमुच्चय बन जाए, B का उपसमुच्चय बन जाए, ठीक, C का उपसमुच्चय बन जाए, D का उपसमुच्चय बन जाए। मीन जितने भी सेट अभी तक हम लोग पढ़े हैं सभी का ये क्या हो, सभी इसके उप समुच्चय होते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सेट के सभी उप समुच्चय होते हैं, जो उसी यू को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं। मीन्स सिंपल सा भाषा में जो अभी तक जितने भी आप सेट जानते हैं उन सभी सेटों का ये इसी सेट में एलिमेंट समाया होता है। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर बात की जाए एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं और अच्छे से समझ में आएगा कि कोई सेट U दिया गया है, ठीक है, जो रियल नंबर का है, ठीक, जो रियल नंबर से है, और कोई सेट A दिया गया है जिसमें नेचुरल नंबर है, ठीक, तो हम कह सकते हैं कि नहीं कि सेट A उप समुच्चय है यूनिवर्सल ऑफ सेट का।
कह सकते हैं कि नहीं कि रियल नंबर में तो ये नेचुरल नंबर शामिल होते हैं, तो ये यूनिवर्सल सेट है और ये क्या है, कोई हमारा साधारण एक सेट है। तो कह सकते हैं कि सेट ए उप समुच्चय है किसका, समष्टि समुच्चय का। ठीक है, इतनी बातें समझ आए। तो समष्टि समुच्चय क्या होता है कि ऐसा समुच्चय जिसमें अभी तक के जितने समुच्चय के एलिमेंट होते हैं सभी इसी समष्टि समुच्चय में शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए बात समझ में आए तो नोट कर लीजिएगा। एक आखिरी टॉपिक है इसमें कि कह रहा है कि संख्याओं के कुछ महत्वपूर्ण समुच्चय, संख्याओं के कुछ महत्वपूर्ण समुच्चय होने का मतलब कि कुछ संख्या ऐसी होती है किसी का उप समुच्चय कि कोई किसका उप समुच्चय होता है। तो इस बात पर चर्चा कर लेते हैं। तो इस बात के लिए क्या होता है कि यदि हम कहें कि हमें नेचुरल नंबर दिया गया है, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक, और कोई होल नंबर दिया गया है 0 1 2 3 4, ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि नहीं कि जो नेचुरल नंबर होगा वो सबसेट होगा होल नंबर का। कह सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि देख रहे हैं नेचुरल नंबर के सभी अवयव होल नंबर में शामिल हैं, है कि नहीं। अब इसी के बाद आगे बात आती है जो इंटीजर नंबर होता है, इंटीजर नंबर तो क्या होता है, डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3, यही होता है इंटीजर नंबर। तो इंटीजर नंबर देख रहे हैं कि क्या होल नंबर का इंटीजर नंबर क्या सबसेट है कि नहीं, तो कह सकते हैं कि होल नंबर जो है सबसेट है इंटीजर नंबर का। कह सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देख रहे हैं कि इसमें जितने भी एलिमेंट है इसमें शामिल हैं। ठीक, अब इसी के बाद बात आती है कि रियल नंबर का। रियल नंबर से पहले बात कर लें परिमेय नंबर का। ठीक, परिमेय नंबर उसे कहते हैं, किसे प्रदर्शित करते हैं, परिमेय नंबर को, बताइए फटाक दे। परिमेय नंबर को हम लोग क्यू द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, यक्स सच दैट यक्स क्या है इक्वल टू पी बाई क्यू के रूप में जिसे व्यक्त करते हैं। एक्स किस में व्यक्त हो, पी बाई क्यू के रूप में, और पी और क्यू कैसे होना चाहिए, एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, एक प्राकृतिक संख्या हो, और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो क्या ये p बाई क्यू के रूप में भी अगर व्यक्त कर रहे हैं तो क्या इंटीजर नंबर इसमें शामिल नहीं होगा, बिल्कुल शामिल होगा। इसके बटे एक, इसके बटे एक, इसके बटे एक, इसके बटे एक, सभी के बटे एक जो होंगे वो क्या होंगे, वो सभी p बाई क्यू के रूप में व्यक्त हो रहा है कि नहीं। जब p बाई क्यू के रूप में व्यक्त हो रहा है तो हम ये भी तो कह सकते थे कि जो इंटीजर नंबर है वो सबसेट है क्यू का, बताइए, कह सकते हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग आगे चलते हैं तो ये कह सकते हैं जो रियल नंबर होगा, जितने भी रियल नंबर हमारे पास होंगे क्या वो क्यू के सबसेट होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि इसी से तो रियल नंबर बना है। रियल नंबर में p बाई क्यू के रूप में भी हो सकता है, उसमें रियल नंबर में दशमलव के रूप में भी हो सकते हैं। ठीक, तो सभी नंबर को हम दिखा तो नहीं सकते हैं सभी नंबर को, तो कह सकते हैं कि जितने भी ये नंबर होते हैं ये रियल नंबर में शामिल होते हैं। तो क्यू भी क्या होगा, एक सबसेट होगा किसका, आर का, ठीक है, रियल नंबर का। तो इस प्रकार हम एक निष्कर्ष निकालते हैं कि हमें क्या मिला, जो नेचुरल नंबर है वो सबसेट है होल नंबर का, और होल नंबर है सबसेट है किसका, इंटीजर नंबर का, और इंटीजर नंबर किसका सबसेट है, परिमेय संख्या का, और परिमेय संख्या किसका है, रियल नंबर का। तो क्या रियल नंबर किसी का सबसेट होगा, रियल नंबर किसी का सबसेट होगा, तो होगा। क्या होता है, काल्पनिक संख्या होता है। तो जो रियल नंबर होता है वो सबसेट होता है काल्पनिक संख्या का।
ठीक, जिसे हम लोग सी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो जो ये संख्याओं के कुछ महत्वपूर्ण सेट हैं, तो ये जो संख्याओं के महत्वपूर्ण सेट हैं आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा। और इसे किस नामों द्वारा जानते हैं, किस प्रकार डिनोट करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नोट करिए।